नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म अनअकैडमी अभियान पर, जहां पर हम सभी एग्जाम्स को फोकस करते हुए भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, ये इंडियन ज्योग्राफी का हमारा 9वां लेक्चर है और आज की क्लास से हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत का भौतिक विभाजन, जिसका नाम है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जब आप पूरे भारत के भूगोल का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे गए हैं, तो 70% जो क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं वो प्रश्न दोस्तों फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया और भारत के सामान्य परिचय जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया से पूछे जाते हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आयामों की चर्चा करेंगे कि आखिर इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ये हमारी पूरी ज्योग्राफी का सबसे बड़ा चैप्टर है। लगभग लगभग एक एक घंटे की 20 क्लास लगेंगी हमें इस टॉपिक को कंप्लीट करने में, पर आई विल मेक श्योर कि बहुत मुश्किल टॉपिक जो है ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए। पर फिर से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा टॉपिक को शुरू करने से पहले कि मैप आपको बनाना है, या तो आप मैप हाथ से बनाइए या फिर मार्केट से मैप खरीद के लाइए, क्योंकि बहुत सारा मैपिंग वर्क हमें करना है इस पूरे के पूरे चैप्टर में। तो पहले दोस्तों हम आयामों की चर्चा करेंगे कि इसमें हमें कौन कौन सी बातों का अध्ययन करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा कर रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। अब ये जो जनरल इंट्रोडक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर एक तो हमें ये समझना होगा कि उच्चावच का मतलब क्या होता है, रिलीफ का मतलब क्या होता है, फिर भारत को 6 भागों में क्यों बांटा गया है, इंडिया को 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में क्यों डिवाइड किया गया है। फिर हम ये भी समझेंगे कि भारत में हमें पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान ये सब कुछ देखने के लिए मिलता है, तो इसका कारण क्या है, मतलब इंडिया का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, भारत का विकास कैसे हुआ है, वो पूरे टॉपिक को हम जनरल इंट्रोडक्शन में समझ रहे होंगे। ये पढ़ने के बाद फिर हम दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे और यहाँ हम उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला को डिस्कस करेंगे, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रेंजेस को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हम हिमालय पर्वतमाला के रूप में भी जानते हैं। बेसिकली हिमालय को भी हम 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, एक तो मुख्य हिमालय है, मेन हिमालय है, और दूसरी बात जो नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ियां हैं जो हिमालय का एक्सटेंशन माना जाता है, उनका अध्ययन हम उसमें करते हैं। तो ये पूरे टॉपिक को मिला करके हम चर्चा करेंगे हिमालय माउंटेन की और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों की, जिसमें पटकाई बूम, नागा, मिजो ये सारी पहाड़ियां शामिल हैं। फिर हमें चर्चा करनी है दोस्तों उत्तर के विशाल मैदान की, ग्रेट नदर्न प्लेन्स की। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यही भारत की आप कह सकते हैं कि फूड फैक्ट्री कहलाता है, हार्ट ऑफ इंडिया कहलाता है प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, और यहीं पर हम चर्चा करेंगे बांगर, खादर, तराई, डेल्टा ये सारे शब्द क्या होते हैं और क्या इनका क्षेत्र है और ये किस लिए जाने जाते हैं, उन बातों की चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है भारतीय मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट। ठीक है, भारतीय मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट में हमें सिर्फ छोटा सा टॉपिक है, थार मरुस्थल भारत में है, थार मरुस्थल की हम चर्चा करेंगे और वो टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक और बहुत बड़े भाग की चर्चा करेंगे और इस भाग का नाम है प्रायद्वीपीय पठार अर्थात पेनिनसुलर इंडिया। अगेन बहुत बड़ा, अगर सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया में कोई है, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश पेनिनसुलर प्लेटू ही है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ पठार के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पूर्वी और पश्चिमी घाट के बारे में भी पढ़ना है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बारे में भी पढ़ना है। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा
यहीं पर हमें पठार जो अलग-अलग हैं उनके रिसोर्सेस मिनरल्स का अध्ययन भी करना है। फिर इसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलेंगे जो हमारा छठवां टॉपिक है और यहाँ हम चर्चा करेंगे तटीय मैदानों की, कोस्टल प्लेन की। तो जैसा अभी तक हमने पढ़ा था कि भारत की जो मुख्य तट रेखा है, जो मेनलैंड इंडिया की कोस्टल लाइन है, वो 6100 किलोमीटर की है। तो यहीं पर बहुत सारे तट हैं, जैसे केरल वाला जो इलाका है उसे मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। गोवा कर्नाटक के ऊपर जाएंगे तो कोंकण कोस्ट दिखाई देगा। फिर जब आप आंध्र प्रदेश उड़ीसा में आएंगे तो उसे नदर्न सरकार कहा जाता है। चेन्नई वाला जो इलाका है उसे कोरोमंडल कहा जाता है। तो इनके नाम याद होने चाहिए और इनका महत्व क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, उन चीजों की हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करना है, भारत के द्वीप समूह, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। अब बार बार अभी हमने 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, कोको चैनल, इन सब की चर्चा की, लेकिन वहां भी हमने आपसे कहा था कि ये टॉपिक जब हम आइलैंड्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो वहां ज्यादा डिटेल में हम इनकी चर्चा करेंगे। तो बहुत डिटेल में हमें अंडमान निकोबार को समझना है, लक्षद्वीप की चर्चा करनी है। तो इस तरह हमें भारत के द्वीपों की चर्चा करनी है, आइलैंड्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे और आखिरी में हम कुछ अन्य तथ्यों की चर्चा करेंगे, हम कुछ अदर फैक्ट्स को डिस्कस कर रहे होंगे और अन्य तथ्य में सभी चीजें निकल करके आएंगी। जो भी वन लाइनर बचे हुए हैं तो वो हम अन्य तथ्य में पढ़ेंगे। अब देखो, पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा था तो उसमें हमने एमसीक्यू की एक क्लास ली थी और वो टॉपिक के कंप्लीट कराने के बाद ली थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं एक क्लास एमसीक्यू की लूंगा तो आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो बड़े टॉपिक हैं, जैसे हमारा पहला बड़ा टॉपिक है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट रेंजेस, तो ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम एक एमसीक्यू सेशन ले लेंगे। फिर दोस्तों हम उत्तर के विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थल और प्रायद्वीप, इन दोनों को मिला करके एक एमसीक्यू सेशन ले लेंगे और उसमें प्रायद्वीपीय पठार भी मिला लेंगे। तो इन तीनों को मिला करके एक एमसीक्यू सेशन हो जाएगा और फिर आखिरी में हम एक ग्रैंड या फिर आप कहें एक प्रकार का एफएलटी वाला एमसीक्यू ले लेंगे, तो सभी चीजों का प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। तो मीनवाइल हमें 3 एमसीक्यू की क्लासेस इस चैप्टर के बीच में ही कंडक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ढेर सारे फैक्ट पढ़ने वाले हो। बहुत सारी पहाड़ियों के नाम याद रखना है, कुछ की हाइट भी याद करना है, बहुत सारे ग्लेशियर्स याद करने हैं, दर्रे याद करने हैं, कुछ झीलों के नाम भी आपको याद करने हैं। फिर आपको क्षेत्रों के नाम पता होने चाहिए, पठार, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का डिवीजन किस प्रकार से है, कोस्टल प्लेन क्या है और द्वीप क्या है। तो बहुत सारे फैक्ट्स आपके पास आने वाले हैं और ये सारे ही फैक्ट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मीनवाइल हम बीच बीच में ही दोस्तों क्या करेंगे, एमसीक्यू का सेशन लेते जाएंगे ताकि आपका रिवीजन भी साइमल्टेनियसली होता रहे। ठीक है, चलिए अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे चैप्टर का एक बर्ड आई व्यू आपको मिल चुका है और आप तैयार हैं इस पूरी की पूरी जर्नी को शुरू करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि भारत क्यों विविधताओं से भरा देश है और भारत में कितने भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं, कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया में है। तो दोस्तों याद रखिए, सबसे पहले हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसमें भी 3 बातों की चर्चा हमें करनी है। सबसे पहले भारत के भौतिक प्रदेशों को समझेंगे, फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे, फिर हम उच्चावच को समझेंगे। उच्चावच को इंग्लिश में रिलीफ कहा जाता है, टोपोग्राफी भी कहा जाता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑल्दो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, पर चूंकि ये शब्द हम बार बार इस्तेमाल करने वाले हैं तो इसके मतलब को भी हम समझ लेंगे। और फिर हम चर्चा करेंगे भारतीय उच्चावचों का निर्माण कैसे हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन रिलीफ। अब देखो, जनरली ये टॉपिक हम साथ में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हम आपको एक ओवरऑल बता देंगे कि भारत में जो अलग अलग चीजें आपको दिखाई देती हैं वो किस चीज का परिणाम है, ताकि आगे जाकर के चीजें आपको आसान लगने लगे। ठीक है,
चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं और बात करते हैं भारत के भौतिक प्रदेशों की फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया की। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है, इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें गजब की डाइवर्सिटी पाई जाती है, गजब की विविधता पाई जाती है। आप देखिए तो भारत में 700 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। फिर बोलियों पे जाएंगे तो वो तो बहुत सारी हो जाएंगी। खान पान बहुत अलग अलग है, धर्म बहुत अलग अलग है। पर ये सारी तो राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विविधताएं हैं। इन विविधताओं के साथ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और साथ ही साथ में कल्चरल डाइवर्सिटीज के अलावा भारत में दोस्तों बड़े पैमाने पर भौगोलिक विविधताएं भी पाई जाती हैं। बड़े पैमाने पर फिजियोग्राफिक डाइवर्सिटी भी पाई जाती है। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, मैं एक चर्चा कर रहा था दोस्त से कि भाई चर्चा करते हैं ना यार, तुम स्विट्जरलैंड होकर के आए हो कि नहीं, तुम वो अरबीय मरुस्थल होके आए हो कि नहीं आए हो। तो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर आप प्रॉपर तरीके से इंडिया घूम लो तो पूरी दुनिया भर की चीज़ें आपको इंडिया में मिल जाएंगी। बहुत अच्छे बीचेस आपको मिल जाएंगे, अंडमान निकोबार में कोरल रीफ मिल जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट में आपको गजब की नेचुरल ब्यूटी और एडवेंचर मिल जाएगा, कश्मीर चले जाइए तो आपको स्विट्जरलैंड की फील आ जाएगी। सारी चीज़ें हमारे देश में हैं। तो दुनिया भर घूमने से पहले हमें अपने देश को ही घूमना चाहिए। तो भारत में जब आप फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करते हैं या उच्चावचीय विविधता की बात करते हैं तो इसको एक शब्द आप समझें कि भारत में बहुत ज्यादा उच्चावचीय विविधता पाई जाती है या बहुत ज्यादा रिलीफ डाइवर्सिटी पाई जाती है। देखो दोस्तों, उच्चावच्य का मतलब होता है एक स्थल आकृति, टोपोग्राफी किसी भी तरीके का। जैसे कि कोई महाद्वीप तो वो भी एक उच्चावच्य है, महासागर वो भी एक रिलीफ है, पहाड़, पर्वत, मैदान, तो इन सभी को उच्चावच्य शब्द से जाना जाता है। इन सभी को हम रिलीफ नाम के शब्द से जानते हैं। तो दोस्तों, जब हमारे प्यारे महान भारत देश की आप बात करते हैं तो भारत देश के 10% इलाके में ऐसे ऊंचे पर्वत हैं जिनकी ऊंचाई 2135 मीटर से ज्यादा है। रफली आप इतना याद रखें कि हमारे भारत में 2100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले लगभग लगभग 10% पर्वत हैं, ऑलमोस्ट 10% माउंटेन है। और ये ज्यादातर कहाँ पाए जाएंगे? तो ज्यादातर ये उत्तरी इलाके में पाए जाते हैं, भारत के नॉर्थ और ईस्ट वाले इलाके में पाए जाते हैं। फिर दोस्तों, जब आगे आप चर्चा चलेंगे तो भारत में 305 से लेकर के 2135 मीटर तक की ऊंचाई की बहुत सारी पहाड़ियां हैं और ये पहाड़ियां भारत के लगभग लगभग 18% इलाके में फैली हुई हैं। तो देखिए साहब, 2100 मीटर से ऊंचे पर्वत भी भारत में है और 300 से 2100 मीटर के बीच की पहाड़ियां भी भारत में है। तो अगर इन दोनों को ही आप मिला देंगे तो ये रफली रफली दोस्तों 29% हो जाएगा। तो 29% इलाके में भारत में आपको पर्वत और पहाड़ियां और पर्वत देखने के लिए मिलेंगे, हिल्स और माउंटेन देखने के लिए मिलेंगी। फिर जब आप और आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो आपको दिखाई देगा कि भारत के 27% इलाके पर 27% जो इलाका है उस इलाके में पठार पाए जाते हैं, प्लेटू। अब अभी कुछ लोगों को ये अंतर समझ नहीं आ रहा होगा कि सर पर्वत, पहाड़ी और पठार में क्या अंतर है, तो इसकी चर्चा भी हम करेंगे पर वो समय आने पर। और दोस्तों, बाकी का जो इलाका बचता है भारत का 43% इलाके में 43% जो इलाका है वो भारत का मैदानी इलाका है, वो इलाका प्लेन है दोस्तों, प्लेन्स का इलाका है। तो इस तरह आप देखते हैं कि भारत निश्चित तौर पे एक उच्चावचीय विविधताओं वाला देश है, एक बहुत सारी टोपोग्राफी की डाइवर्सिटी वाली कंट्री है। रफली रफली याद रखिएगा कि भारत में लगभग 29% इलाके पर पहाड़ी और पर्वत पाए जाते हैं, हिल और माउंटेन पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट 27% जो पार्ट है उसमें प्लेटू पाए जाते हैं और 43% जो इलाका है वो मैदानी इलाका है, वो प्लेन्स का इलाका है। ठीक है, अब यहाँ पर्वत को डिफाइन भी किया गया है कि पर्वत का यहाँ पर मतलब है कोई भी ऐसी स्थल आकृति जिसकी ऊंचाई
2135 मीटर से ज्यादा हो, 2135 मीटर से ज्यादा हो। पहाड़ी को डिफाइन किया गया है कि 305 मीटर से लेकर के 2135 मीटर के बीच में जो है वो पहाड़ी कहलाई रही है दोस्तों। और पठार क्या होता है? तो प्लेटू मतलब एक मेज जो ऊपर ऊपर उठा हुआ हो लेकिन उसका ऊपरी इलाका सपाट हो। पर्वत में क्या होता है? ये ऊपर भी होता है लेकिन ये सपाट नहीं होता दोस्तों। ये जो है ये सपाट नहीं होता, ये ऊबड़ खाबड़ होता है ऊपर से, और यहां से भी ये ऊबड़ खाबड़ होता है, ठीक है। जबकि पठार में ये चीज नहीं दिखाई देती, पठार का ऊपरी इलाका सपाट होता है, ये बहुत ही ज्यादा प्लेन होता है, लाइक दी मेज, ठीक है। अब इसी आधार पर दोस्तों भारत के पूरे भारत को, पूरे इंडिया को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 6 फिजिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से विभाजन है? तो सबसे पहला इलाका है उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट रेंजेस। अब ये इलाका कहां पर है? तो ये देखिए दोस्तों, यहां पर आपको जो बैगनी कलर में या भटा कलर में जो दिखाई दे रहा है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट माउंटेन है। इसको हिमालय पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे ऊंचाई वाला इलाका है। ये इंडिया की सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो इलाका है वो यही है। तो ये हिमालय रेंजेस हैं और ये हिमालय का एक्सटेंशन है यहाँ पर, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों उत्तर का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ या नदर्न प्लेन। तो ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है हरा वाला इलाका, क्योंकि प्लेन है साहब तो यहाँ पर बहुत सारा वेजिटेशन होगा, तो इसलिए इसको हरे से डिनोट किया गया है। तो ये पूरा इलाका दोस्तों कहलाता है उत्तर का विशाल मैदान। और ये इलाका 3 नदी तंत्र के द्वारा बनाया जाता है। एक इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। आप देखेंगे कि ये जो इलाका पंजाब वाला इलाका है, यहाँ सिंधु नदियां आएंगी, यहाँ पर गंगा आएगी और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी आएगी। तो ये नदियां जब बह कर के आती हैं तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट लाती हैं और वही सेडिमेंट डिपॉजिट होकर के मैदानों का निर्माण करते हैं, प्लेन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो तीसरे स्थान पर भारतीय मरुस्थल दिखाई देगा, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट दिखाई देगा, जिसे हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं और जो प्रमुखतः राजस्थान के इलाके में फैला हुआ है। थार मरुस्थल का अपना महत्व है दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंस को भी हम समझेंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो एक अरावली पर्वतमाला पाई जाती है जो कि थार मरुस्थल को अलग करती है बाकी प्लेन से, तो वो भी आपको दिखाई देगा। फिर चौथे नंबर पर एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका आता है जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, जिसे हम पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, भारत की बहुत सारी जनसंख्या यहाँ रहती है, बहुत से रिसोर्सेस यहाँ पर पाए जाते हैं और भारत का सबसे पुराना हिस्सा भी यही है दोस्तों। इंडिया का ओल्डेस्ट पार्ट जो है वो पेनिनसुलर प्लेटू को माना जाता है। अभी हम देखेंगे कि ये किस तरीके से बना। फिलहाल एक इमेज आपके दिमाग में बननी चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पर है। फिर 5वें नंबर पर दोस्तों आते हैं तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन। तो आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका जो कि गुजरात से शुरू हो रहा है, गुजरात से शुरू होकर के चलते जाइए तो ये लगभग पश्चिम बंगाल तक जाएगा दोस्तों। ये जो पूरा इलाका है ये कोस्टल प्लेन के नाम से या तटीय मैदानों के नाम से जाना जाता है। और 6वें नंबर पर आएंगे भारत के द्वीप समूह, आइलैंड्स ऑफ इंडिया, जिसमें एक है अंडमान और निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बेसिक प्रश्न, कई किताबों में आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा रहता है कि 4 रीजंस हैं, कहीं कहीं पर 5 लिखा रहता है, पर जब आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ते हैं, चाहे 9वीं की क्लास की एनसीईआरटी पढ़िए या 11वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़िए, वहां पर क्लियरली मेंशन है कि भारत को हम 6 अलग अलग भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। वी डिवाइड इन इंडिया इनटू द 6 डिफरेंट फिजियोग्राफिक रीजन। तो पहला प्रश्न यही बनेगा कि भारत के भौतिक विभागों के नाम बताइए। बता दीजिएगा साहब कि 6 नाम है और 6 के नाम आप आसानी से बता देंगे। दूसरा, इनकी लोकेशन कहाँ पर है, तो वो हल्का हल्का जब आप याद करेंगे, इस मैप को याद करेंगे
तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। तो ये तो हमने समझ लिया कि इंडिया में बहुत सारी फिजियोग्राफिक डाइवर्सिटी है और पूरे भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब हमें ये डिस्कस करना है दोस्तों कि ये जो शब्द है उच्चावच, तो आखिरकार इस शब्द का मतलब क्या है, ये रिलीफ शब्द क्या होता है। तो सामान्य भाषा में आप इसको समझिए, रिलीफ का सिंपल मतलब है दोस्तों स्थल आकृति। इसे सिंपल भाषा में आप टोपोग्राफी कह सकते हैं। मतलब ये है जितनी भी चीजें आप अर्थ पर देखते हैं, जितनी भी चीजें आप अर्थ पर देखते हैं, जैसे मैदान दिखाई देते हैं, प्लेन दिखाई देते हैं, समुद्र दिखाई देता है, पठार दिखाई देता है और पर्वत दिखाई देता है, ये सभी चीजें दोस्तों उच्चावच कहलाती हैं। ये सभी चीजें रिलीफ कहलाती हैं। वो महाद्वीप हो सकता है, महासागर हो सकता है, झील हो सकता है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो रिलीफ के अंतर्गत ही आती हैं। दोस्तों एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो उच्चावच हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा कि जो उच्चावच हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच, जिन्हें इंग्लिश में फर्स्ट ऑर्डर की रिलीफ कहा जाता है। दूसरे होते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, जिन्हें सेकंड ऑर्डर रिलीफ कहा जाता है। और तीसरे होते हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच, थर्ड ऑर्डर के रिलीफ। अब यहां पर पहली बात यह समझें कि जो फर्स्ट ऑर्डर के रिलीफ हैं या प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, इसमें पूरे महासागर अर्थात ओशियन और पूरे महाद्वीप आते हैं, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट आते हैं। तो पहली चीज ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा कि महासागर और महाद्वीप ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। ओशियन और कॉन्टिनेंट ये फर्स्ट ऑर्डर के रिलीफ है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कितने महाद्वीप हैं बता देंगे सर कि 7 महाद्वीप है। कितने महासागर हैं बता देंगे सर 5 महासागर है। 5 ओशियन पूरी अर्थ पर पाए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो पहली श्रेणी के उच्चावच में महासागर और महाद्वीप आते हैं, ओशियन और कॉन्टिनेंट आते हैं। दूसरी बात द्वितीय श्रेणी के उच्चावच सेकंड ऑर्डर के रिलीफ। देखो इनमें वो सभी उच्चावच आते हैं जो एंडोजेनेटिक फोर्स से बनते हैं, जो अंतरजात बलों से बनते हैं। याद रखिएगा, जो अंतरजात बलों से बनते हैं, जो एंडोजेनेटिक फोर्स से बनते हैं। अब इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें आता है माउंटेन, पर्वत, प्लेटू और प्लेन। ये सारी चीजें इसमें आती हैं। पर्वत, पठार, मैदान ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। ये सेकंड ऑर्डर के रिलीफ कहलाते हैं। सर यहां पर एक शब्द आपने इस्तेमाल किया अंतरजात बल, एंडोजेनेटिक फोर्स, इसका मतलब क्या है। चलो इस टॉपिक को जरा ध्यान से समझो कि एंडोजेनेटिक फोर्स का मतलब क्या होता है। एक सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है। तो हमारी अर्थ में जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, यहां पर हम रहते हैं, तो ये हिस्सा क्रस्ट कहलाता है दोस्तों, भूपर्पटी कहलाता है। ठीक है, और ये चट्टानों से बना हुआ पूरा इलाका है, मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखें कि सबसे ऊपरी जो हिस्सा है वो क्रस्ट कहलाता है। जैसे ही आप पृथ्वी में अंदर की ओर जाना शुरू होते हैं, यहाँ पर दूसरा भाग पृथ्वी का मिलता है और इस दूसरे भाग को दोस्तों मेंटल कहा जाता है। और ये जो पूरा का पूरा इलाका है, जो मेंटल का इलाका है, यहाँ पिघली हुई चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर आपको मेल्टेड रॉक पाई जाती है। और फिर इसके अंदर का ये जो तीसरा इलाका है दोस्तों, इसे कोर कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें भी 2 पार्ट हैं, एक बाह्य कोर है जिसे आउटर कोर कहा जाता है और एक इनर कोर है जिसे आंतरिक कोर कहा जाता है। उतना डिटेल में मत जाइए, बस इतना याद रखो कि ये जो मेंटल वाला इलाका है, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, इसे मेंटल कहा जाता है। ठीक है, तो इस इलाके में पिघली हुई चट्टानें पाई जाती हैं।
सर क्यों पिघली हुई चट्टानें पाई जाती हैं? इसलिए पाई जाती हैं कि जैसे जैसे आप पृथ्वी में नीचे की ओर जाते हैं, जैसे जैसे अर्थ में आप नीचे की ओर जाते हैं, तो जो तापमान है, टेम्परेचर है दोस्तों, वो लगातार इंक्रीज होता है। सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा, दाब भी यहां पर बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा ऊपर से कवर लगा हुआ है और यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां जो पत्थर होते हैं वो पिघल जाते हैं। अब क्या होगा दोस्तों? तो जब यहां पर इतना सारा तापमान है, यहां पर इतना सारा टेम्परेचर है, इसका मतलब यहां पर बहुत सारी एनर्जी भी होगी। और एनर्जी हमेशा क्या होना चाहती है? तो एनर्जी हमेशा मुक्त होना चाहती है, वो हमेशा रिलीज होना चाहती है। कहीं पर भी बहुत प्रेशर बना हुआ है तो अल्टीमेटली वो बाहर आना चाहता है, वो रिलीज होना चाहती है। तो इसी एनर्जी की वजह से यहां पर ये मैग्मा घूमता रहता है। ये जो चीजें आप देख रहे हो, पिघली हुई चट्टानें, ये घूमती रहती हैं, जिन्हें संवहनीय धाराएं कहा जाता है। ठीक है, तो ये एनर्जी बाहर की ओर पुश करती है, ये ऊर्जा लगातार बाहर की ओर आना चाहती है। तो इसी एनर्जी को जो पृथ्वी के अंदर से आ रही है, इसे अंतर्जात बल कहा जाता है, इसे एंडोजेनेटिक फोर्स कहा जाता है। और यही अंतर्जात बल पृथ्वी पर पर्वतों का निर्माण करते हैं, मैदानों का निर्माण करते हैं और पठारों का निर्माण करते हैं। सर कैसे करते हैं? एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। हिमालय पर्वत कैसे बना? तो दो बेसिकली बड़े बड़े टुकड़े थे, दो बड़ी चट्टानें थी। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, एक चट्टान का नाम था यूरेशियन प्लेट और दूसरी चट्टान का नाम था इंडियन प्लेट। तो ये दोनों चट्टानें आपस में टकरा गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इतनी बड़ी चट्टान आपस में चल कैसे रही थी? तो ये आगे कैसे बढ़ रही थी? मतलब ऐसे समझो कि यहां पर यूरेशियन प्लेट थी और यहां पर इंडियन प्लेट। तो यहां इंडियन प्लेट ऊपर तक आई कैसे? तो ये आई क्योंकि अंदर से, पृथ्वी के अंदर से ये एनर्जी निकल रही थी और ये एनर्जी लगातार इसे ऊपर की ओर पुश कर रही थी। तो ये लगातार इसके पास आती गई। जैसे ही ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो इन दोनों की टक्कर की वजह से एक पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। और हिमालय के पीछे एक पठार का निर्माण हुआ, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे हम तिब्बत के पठार के नाम से जानते हैं, जिसे हम टाइबेटन प्लेटू के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, वो सभी स्थल आकृतियां जो अंतर्जात बलों की वजह से बनती हैं, एंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से बनती हैं, उन्हें हम द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहते हैं, सेकंड ऑर्डर के रिलीफ कहते हैं। क्लियर है? ये प्रश्न आ चुके हैं, इनको ध्यान से प्रिपेयर कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आता है तृतीय श्रेणी के उच्चावच, थर्ड ऑर्डर के रिलीफ। तो दोस्तों, ऐसी स्थल आकृतियां, ऐसे रिलीफ जो एक्सोजेनेटिक फोर्स की वजह से बनते हैं, जो बहिर्जात बलों की वजह से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। सर बहिर्जात बलों की वजह से क्या बन सकता है? तो इसकी वजह से दोस्तों डेल्टा का निर्माण हो सकता है, एक चीज जो डेल्टा हमें दिखाई देता है। उसके अलावा आप देखेंगे तो इसकी वजह से घाटी, वैली का निर्माण हो सकता है। ठीक है, इसकी वजह से आप देखिए तो हिमनद के द्वारा बहुत सारी आकृतियां बनाई जाती हैं, बीचेस बनते हैं इसके द्वारा, बीचेस का निर्माण होता है। बहुत सारी लेक बनती हैं, जैसे ऑक्सबो लेक हो गई, ये सारी चीजें। तो जितनी भी चीजें बहिर्जात बल की वजह से बनती हैं, जितनी भी स्थल आकृतियां एक्सोजेनेटिक फोर्स की वजह से बनती हैं, उन्हें हम तृतीय श्रेणी का उच्चावच कहते हैं, थर्ड ऑर्डर का रिलीफ कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये बहिर्जात बल क्या होते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या होते हैं? तो इस बात को भी जरा समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि बहिर्जात बलों का मतलब क्या है। अब देखिए, बहिर्जात बल, फिर से हमने पृथ्वी बनाई, तो अंतर्जात बल पृथ्वी के अंदर काम कर रहे थे। तो बहिर्जात बल जितने भी हैं वो क्रस्ट पर ही आपको दिखाई देंगे और यहीं पर ये काम
करते हैं पृथ्वी के ऊपरी इलाके में। तो सर इसमें क्या आता है? तो इसमें एक शब्द आता है दोस्तों, अपक्षय, जिसे इंग्लिश में वेदरिंग कहा जाता है। दूसरा शब्द इसमें आता है अपर्दन, जिसे दोस्तों इरोजन कहा जाता है। और तीसरा शब्द इसमें आता है निक्षेपण, जिसे दोस्तों डिपोजिशन कहा जाता है। और एक और इसमें आता है गुरुत्वीय शक्ति, ग्रेविटेशनल पावर, पर वो यहां पर हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। पर ये तीन शब्दों को आप समझिए, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। ठीक है, अब ये क्या होता है? तो अपक्षय का मतलब क्या है, वेदरिंग का मतलब? तो वेदरिंग का सीधा सीधा मतलब होता है कि कोई, जैसे मान लीजिए चट्टान है, कोई रॉक है, तो इस चट्टान को तोड़ने की जो प्रक्रिया है, इसकी जो ब्रेकिंग प्रोसेस है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? वेदरिंग कहा जाता है, अपक्षय कहा जाता है। जैसे माने साहब कि यहां पर एक चट्टान है और बीच में मान लीजिए कि इसमें पानी भर गया। अब जैसे ही इसमें पानी भरेगा तो यहाँ केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन की वजह से ये चट्टान टूट जाएगी। दूसरा तरीका यह भी है कि गर्मी का जब समय आएगा तो चट्टान थोड़ा सा बाहर की ओर आएगी, और जब ठंडी का मौसम आएगा तो उसमें कंप्रेशन होगा, वो आपस में आएगी। तो जब ऐसा इस तरीके से चट्टान होगी तो भी वो टूट जाएगी। तो चट्टानों के जो टूटने की प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो अपक्षय कहलाती है। वहीं दोस्तों फिर इसमें दूसरा शब्द आता है कि सर अपर्दन का मतलब क्या है, इरोजन का मतलब क्या है? तो ये टुकड़े आपस में जब टकराते हैं तो इसे अपर्दन कहा जाता है। और तीसरा शब्द यहां पर आएगा दोस्तों कि निक्षेपण का मतलब क्या है, मतलब सॉरी माफ कीजिए, अपर्दन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। ठीक है, अपर्दन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। ये बताना भूल गया था कि ये बेसिकली क्या है, इसको ऐसे समझिए कि ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस और डिपोजिशन, अब इन तीनों को साथ में समझो तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएंगे। जैसे मान लीजिए कि साहब ये एक चट्टान है, तो सबसे पहले ये चट्टान टूट गई। ठीक है, शीशा हो, दिल हो या चट्टान हो, आखिरकार टूट जाती है और टूट करके ये छोटे 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 टुकड़ों में बिखर गई साहब, इस तरीके से। तो चट्टान के टूटने की प्रक्रिया, दिल टूटने और चट्टान टूटने की प्रक्रिया को वेदरिंग कहा जाएगा, अपक्षय कहा जाएगा। अब क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि ये सारी चीजें एक जगह पर रही आएंगी, ये ट्रेवल करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ? यहां से हवा चली, चले जैसे हवाएं सनन सनन। ठीक है, शाहरुख खान साहब की हवाएं चलती हैं तो बिल्कुल अनुष्का शर्मा बह जा रही हैं उनमें, पर यहां पर ये कड़माएंगे। फिर यहां पर पानी आ सकता है दोस्तों, ठीक है, वाटर आ सकता है, यहाँ ग्लेशियर आ सकते हैं, हिमनद आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो इन सब की वजह से ये जो कण हैं, इनमें क्या होगा? इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, इनका परिवहन होगा और ये एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो इन कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की ये जो प्रक्रिया है, इसे दोस्तों अपर्दन कहा जाता है, इसे इरोजन कहा जाता है। ठीक है, ये इरोजन कहलाती है। और फाइनली इनको जाके इनकी मंजिल मिल जाएगी और जब ये एक जगह पर एकत्रित हो जाएंगे तो इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है, इस प्रक्रिया को डिपोजिशन कहा जाता है। तो ऐसी आकृतियां, ऐसे सभी रिलीफ जो अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण अर्थात वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन की प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं, इस चीज को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहा जाता है, थर्ड ऑर्डर के रिलीफ कहा जाता है, याद रखिएगा। अब ये क्या काम करते हैं तो ये बात भी समझिए कि ये जो बहिर्जात बल हैं, ये जो एक्सोजेनेटिक फोर्स हैं, ये बेसिकली पृथ्वी में संतुलन बनाने का काम करते हैं, अर्थ को बैलेंस करने का काम करते हैं। सर कैसे? देखो, अभी हमने ये पढ़ा कि जो अंतरजात बल हैं, एंडोजेनेटिक फोर्स हैं। तो मान लीजिए कि अंतरजात बल की वजह से कोई एक बहुत ऊंचा पर्वत बन गया, एक बहुत ही हाई माउंटेन बन गया। अब क्या होगा? अब इस पर बहिर्जात बल काम करेंगे,
एक्सोजेनेटिक फोर्स काम करेंगे। ये चट्टानें टूटेंगी, इनमें इरोजन होगा, डिपोजिशन होगा। तो धीरे धीरे आप देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि इसकी ऊंचाई जो इतनी ज्यादा थी, वो पता पड़ा कि 1 करोड़ साल के बाद उसकी ऊंचाई इतनी ही बची। ठीक है, तो ऊंचाई कम हो गई। तो ये अर्थ में संतुलन बनाते हैं। एक तरफ पर्वत बन रहे हैं, दूसरी तरफ वो लगातार टूटते भी जाते हैं। एक पर्वत अभी हम पढ़ेंगे जिसे रेजिडुअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है, तो उसमें यही होता है। जैसे अरावली, तो अरावली दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है। कहा जाता है कि अरावली की ऊंचाई एक समय उतनी ही हुआ करती थी जितनी आज हिमालय की ऊंचाई होती है, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहिर्जात बलों की वजह से, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से वो लगातार उसका अपर्दन होता गया, लगातार उसमें इरोजन और वेदरिंग होती गई और उसका आकार, उसकी ऊंचाई अब कम होती गई। तो देखिए, अर्थ खुद अपने आप को बैलेंस करना जानती है। और ट्रस्ट मी दोस्तों, ये चीज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें कोविड के समय देखने मिला। कोविड अनडाउटेडली वर्स्ट थिंग, पर उसमें अगर एक पॉजिटिव आपको निकालना है, एनवायरनमेंट। देखिए, कुछ दिनों के लिए जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुकी तो सारी चीजें साफ दिखाई देने लगी। इसका मतलब जो साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर अर्थ को हम बीच में थोड़ा थोड़ा गैप भी देते चलें, एक्टिविटीज को कुछ दिनों के लिए बंद रखें, 1 महीने में 2 दिन 3 दिन के लिए, तो वो अपने आप को रिकवर कर सकती है। तो यही चीजें हमें कोविड के समय पर देखने के लिए मिली। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। ये सारे कंसेप्ट दिमाग में क्लियर होने चाहिए, तभी जाकर के चीजें बेहतर आपको समझ में आएंगी। तो अब मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि उच्चावचों क्या होता है, इसके प्रकार क्या हैं। तो ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं साहब, जिसमें महाद्वीप और महासागर है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच जो आंतरिक बलों से बनते हैं, जिसमें मैदान, पर्वत और पठार शामिल हैं। फिर तृतीय श्रेणी के उच्चावच जो बहिर्जात बलों की वजह से बनते हैं, इसमें घाटियां, प्रपात, पुलिन। और ये जो है ना, ये टिपिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक हैं। तो जहां जब हम इनको पढ़ेंगे तो और विस्तार से इनको पढ़ेंगे और इन आकृतियों को भी हम समझेंगे, इन रिलीफ की चर्चा भी हम करेंगे। 1 सेकंड का समय दीजिए, मैं पानी पीता हूं, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, एक प्रश्न है जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर, जब चट्टानों के टूटने को हम अपक्षय बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं, तो हर जगह हम ये क्यों पढ़ते हैं कि अपर्दन हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। और जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं तो वहां भी आपको 2 प्रकार की आकृतियां दिखाई देती हैं। एक अपर्दनात्मक स्थल आकृतियां, अर्थात इरोजनल लैंडफॉर्म, और दूसरी तरफ निक्षेपणात्मक स्थल आकृतियां, अर्थात डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो एक बात आप समझिएगा, एक लाइन में आपके सामने बोल रहा हूं कि अपर्दन की वजह से ही अपक्षय होता है, इरोजन की वजह से वेदरिंग होती है। मतलब हर केस में नहीं, पर अधिकांश केसों में ऐसा ही होता है। कैसे, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक चट्टान है। अब ये चट्टान साहब टूट गई, तो टूटने के बाद ये छोटे 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 इसके टुकड़े हो जाएंगे। अब ये टुकड़े जब हवा के साथ, अब मान लो ये दूसरी चट्टान है, ठीक है, ये दूसरी चट्टान है। अब यहां से ये टुकड़े हवा के साथ जब जाएंगे, तो जब ये टुकड़े इससे टकराएंगे तो ये और टूटेगा। हवा के अलावा जब ये पानी के साथ गए तो पानी के साथ वो टुकड़े फिर इसमें लगे, तो वो टुकड़े इस चट्टान को और ज्यादा तोड़ेंगे। यही रीजन है कि हम हर चीज को अपर्दनात्मक स्थल आकृति कहते हैं, क्योंकि अपक्षय अगर नहीं होगा तो उसी की वजह से इरोजन होता है, और इरोजन की वजह से, माफ कीजिए, वेदरिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कंसेप्ट बड़ा क्लियर है ना, क्योंकि अगर सिर्फ हवा चल रही है तो चट्टान को क्या ही होगा ना। तो हवा के साथ में जब वो कंकड़ पत्थर इससे जाकर के टकराएंगे, तब जाकर के ये चट्टान
टूटेगी साहब। तो इसीलिए अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां पढ़ते हैं, इसीलिए हम इरोजनल लैंडफॉर्म पढ़ते हैं। चलिए आज के आखिरी टॉपिक की ओर हम चलते हैं और अब हमें चर्चा करनी है कि भारत में जो इतनी सारी चीजें पाई जाती हैं, सर पर्वत पहाड़ और फिर पर्वत पाए जाते हैं, पहाड़ियां पाई जाती हैं, मैदान और पठार, ये किस तरीके से बने, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो भारत में जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती हैं, तो उन सब के निर्माण के लिए तीन थ्योरियां दी गई हैं दोस्तों। सबसे पहली थ्योरी अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा 1912 में दी गई और इस थ्योरी को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहा जाता है। अब ये सिर्फ भारत के बारे में नहीं बताती, ये दुनिया भर में आज जो महाद्वीप और महासागर हमें दिखाई देते हैं उन सभी की चर्चा ये करती है। दूसरी बात, इसमें कुछ कमियां थी, इसमें कुछ बेसिक गलतियां थी, तो उन कमियों को दूर करके हैरी हेस ने एक नया सिद्धांत दिया जिसे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा जाता है। और इस थ्योरी ने लगभग हर एक बात को क्लियर कर दिया कि ये महाद्वीप कैसे हैं, महाद्वीप के अलावा पर्वत कैसे बने, पठार कैसे बने, इन सभी थ्योरी को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने करेक्ट कर दिया। और एक सिद्धांत और है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कोबर का जियोसिंक्लाइन थ्योरी। ये कोबर ने थ्योरी पर्वतों के निर्माण से संबंधित है और खास तौर पर जब हिमालय के फॉर्मेशन की बात आती है तो कोबर ने एक जियोसिंक्लाइन का कंसेप्ट दिया। वो चीज हम हिमालय वाले टॉपिक में समझेंगे। फिलहाल आपको यह समझना होगा कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है और फिर इसमें सुधार करके ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे बनाई गई। तो देखिए कहानी के रूप में समझिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अल्फ्रेड वैगनर नाम के एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, उन्होंने बहुत रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उन्होंने कहा कि आज ये 7 महाद्वीप जो हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, ये एक्चुअल में एक साथ जुड़े हुए थे और एक बहुत बड़ा महाद्वीप बनाते थे, सुपर कॉन्टिनेंट बनाते थे जिसे पेंजिया कहा जाता था। और आज ये जो पानी हमें अलग अलग दिखाई देता है जिसे हम महासागरों का नाम देते हैं, तो ये महासागर पहले एक बहुत बड़ा महासागर हुआ करता था और उसे पैंथलासा कहा जाता था, द जायंट ओशियन। ठीक है, और सुपर कॉन्टिनेंट जिसे पेंजिया कहा जाता था। उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने कहा कि देखो एक जानवर है, ये जानवर की अवशेष साउथ अमेरिका में मिले हैं और अफ्रीका में मिले हैं। और आज जब आप वर्ल्ड मैप देखते हैं तो साउथ अमेरिका यहाँ पर है, अफ्रीका यहाँ पर है, बीच में अटलांटिक ओशन है। तो भैया ये जानवर तैर के तो वहां तक नहीं जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि जो चीजें अफ्रीका में मिल रही हैं वो इंडिया में और अंटार्कटिका में मिल रही हैं। अगेन अफ्रीका और इंडिया का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, अंटार्कटिका अफ्रीका का डिफरेंस ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो चीज साउथ अमेरिका में मिली वो अफ्रीका में मिली, वो इंडिया में मिली, वो अंटार्कटिका में मिली और वो ऑस्ट्रेलिया में मिली, और ये चारों बहुत दूर दूर हैं। फिर इन्होंने एक जिगसॉ पजल का कंसेप्ट भी दिया। इन्होंने कहा कि अगर महाद्वीपों को आप आपस में जोड़ेंगे तो ये एक दूसरे के साथ पजल की तरह जुड़ जाएंगे। पर इस सिद्धांत में बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे फॉल्ट इस थ्योरी में थे और उस थ्योरी को सही किया गया हैरी हेस और दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा जब उन्होंने प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत दिया, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत दिया। अब प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत सबसे पहली बात जो करता है वो ये कहता है कि दुनिया भर में जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो महासागर हो या महाद्वीप हो, ये सारी की सारी एक बहुत बड़े बड़े स्थल खंड हैं, ये सारे के सारे बहुत बड़े लैंड मास हैं और इन बड़े बड़े स्थल खंडों को प्लेट कहा गया, उन्हें प्लेट का नाम दिया गया। अब जैसे आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो ये स्थल खंड आपको दिखाई देंगे, सच एज सबसे पहले आप देखिए एक प्लेट जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट। ठीक है, और दो प्रकार की प्लेटें हैं, एक महाद्वीपीय प्लेटें हैं और महासागरीय प्लेटें हैं। अभी बिल्कुल परेशान नहीं होना है,
कि ये समझ में ही आ जाए। मैं सिर्फ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये टॉपिक डिटेल में पढ़ते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, इसलिए बेसिक इंफॉर्मेशन। अदरवाइज आप हिमालय और पेनिनसुलर प्लेटू को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो बस एक बेसिक इंफॉर्मेशन, कुछ भी आपको लिखने याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में कुछ बातें रखते चलो। तो दो प्रकार की प्लेटें उन्होंने, प्लेट क्या है, तो प्लेट कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, चट्टान का बहुत बड़ा टुकड़ा, सिंपल भाषा में। महाद्वीप के महाद्वीप, इनको चट्टान मान लीजिए तो बहुत बड़ा टुकड़ा है, स्थलखंड है, जिसको प्लेट कह दिया जा रहा है। तो दो प्रकार की प्लेटें हैं, एक महाद्वीपीय प्लेटें हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और दूसरा महासागरीय प्लेटें हैं, ओशनिक प्लेट है। तो ये देखिए साहब यूरेशियन प्लेट, तो इसमें एशिया और यूरोप का भाग है, और इसके अलावा आप देखिए तो बहुत सारे समुद्र का भाग भी इसमें है, यहां तक ये फैली हुई है। फिर इसी तरह आपको एक दिखाई देगी अफ्रीकन प्लेट, देखिए इसमें अफ्रीका महाद्वीप भी है, उसके अलावा ये समुद्र का बहुत सारा हिस्सा है। फिर इसी तरह दोस्तों आपको एक दिखाई देगी इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये एक साथ मिलकर के आती है, तीसरी प्लेट, बड़ी प्लेट। फिर इसी तरह चौथी आपको दिखाई देगी दक्षिण अमेरिकी प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। फिर एक दिखाई देगी उत्तर अमेरिकी प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। एक दिखाई देगी आपको अंटार्कटिक प्लेट। फिर यहां जब आप देखेंगे तो आपको पैसिफिक प्लेट दिखाई देगी, ये बेसिकली दोस्तों एक महासागरीय प्लेट है, ये ओशियनिक प्लेट है दोस्तों, ठीक है। तो आपको पैसिफिक प्लेट दिखाई देगी, ये बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, ये बड़े बड़े स्थलीय भाग हैं, ठीक है। दूसरी बात फिर उन्होंने कहा कि छोटी प्लेटें भी हैं, जैसे यहां पर जुआन डू फूका प्लेट है, यहां पर नाजका प्लेट है, ये कोकोस प्लेट है, यहाँ कैरेबियन प्लेट है। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ स्कॉटिया प्लेट है, यहाँ देखिए अरेबियन प्लेट दिखाई देगी, यहाँ पर फिलीपींस सी प्लेट दिखाई देगी। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि अभी जब हम फोल्ड माउंटेन की चर्चा करेंगे तो ये सारे टॉपिक, नाज़का प्लेट साउथ अमेरिका के पास है, जुआन डू फूका प्लेट नॉर्थ अमेरिका के पास है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, और यहाँ पर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ इन दोनों के मिलने से। तो पहली बात जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कही, उसमें यही कही गई कि ये सारी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, और उन चट्टानों को कुछ नाम दे दिया गया, कुछ उसमें से महासागरीय हैं और कुछ उसमें से महाद्वीपीय चट्टानें हैं। अब दूसरी बात जो टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी कहती है, उसने कहा कि साहब जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी इलाका तो क्रस्ट है, उसके नीचे एक मेंटल नाम का इलाका है जहां पर पिघली हुई चट्टानें हैं, और ये जो पिघली हुई चट्टानें हैं, यहाँ पर संवहनीय धाराएं चल रही हैं, यहाँ पर कन्वेक्शन हो रहा है दोस्तों। और संवहनीय धाराएं क्या करती हैं, तो ये कुछ इस तरीके से चला करती हैं दोस्तों। अगर समझेंगे आप संवहनीय धाराओं को तो ये कुछ इस तरीके से चलती हैं, जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये संवहनीय धारा यहां से चलेगी इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से धारा चलेगी, इस तरीके से। अब क्या हो रहा कि ये लगातार इसे पुश करेगी ऊपर की ओर, ठीक है, तो उसकी वजह से यहां पर मूवमेंट होना शुरू होगा, उसकी वजह से यहां गति होना शुरू होगी। अब ये थ्योरी जुड़ जाएगी वैगनर के सिद्धांत के साथ। अब उन्होंने यहां पर यह बताया कि क्या हो रहा है साहब, कि पृथ्वी के नीचे अर्थ के अंदर संवहनीय धाराएं हैं मेंटल में, और वो जो संवहनीय धाराएं चल रही हैं, उनसे जो एनर्जी निकल रही है, उसकी वजह से ये प्लेटें गति करती हैं, ये प्लेटें मूव होती रहती हैं। और चूंकि ये प्लेटें मूव होती हैं, तो उसी की वजह से पर्वतों का निर्माण हो जा रहा है, पठारों का निर्माण हो जा रहा है, मैदान बन जा रहे हैं, ये सारी चीजें, ज्वालामुखी आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें दिखाई देती है। एक बहुत अच्छा चैनल है पिक एंड पॉइंट करके, मैंने लिंक शेयर करूंगा आपके साथ, वो चैनल जरूर आप देखिए, उसमें बताते हैं ये सारी चीजें कैसे क्या चीजें हुई, जरूर उसको समय निकाल करके देखिएगा। तो उन्होंने कहा कि अर्थ के नीचे ये सारी चीजें हैं और उनकी वजह से ये प्लेटें मूव करती हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने यह भी बताया कि ये जितनी भी प्लेटें हैं, ये दरअसल तीन तरीकों की गति करती हैं, तीन तरह की इसमें मूवमेंट होती है। सबसे पहली मूवमेंट होती है दोस्तों अभिसारी गति, जिसको कन्वर्जेंट मूवमेंट या कन्वर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है।
जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं, एक दूसरे की डायरेक्शन में गति करती हैं, तो इसे कन्वर्जेंट कहा जाता है, इसे अभिसारी गति कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए साहब कि यहां पर ये इंडियन प्लेट है, तो इंडियन प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर गति कर रही है, तो यहां ये अभिसारी सीमा का निर्माण होगा, यहां पर कन्वर्जेंट बाउंड्री का निर्माण होगा। दूसरा होता है जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हों, जैसे ये अफ्रीकन प्लेट और ये साउथ अमेरिकन प्लेट, तो इसे अपसारी सीमा कहा जाएगा। इंग्लिश में बहुत आसान है, इसे डाइवर्जेंट बाउंड्री कहा जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जब दो लोगों का मिलन हो रहा है, तो अगर किसी की शादी हो रही है, मान लीजिए कि सोनू संग स्वीटी, तो आप याद ऐसे रख सकते हैं कि सोनू अभिसारी स्वीटी। और अगर दो लोग अलग हो रहे हैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रूप में, तो आप बता सकते हैं साहब कि सोनू अपसारी स्वीटी। मतलब एक बस बता रहा हूं कि इस तरीके से भी आप चीजों को याद रखेंगे, याद तो नहीं रखेंगे पर जस्ट फॉर नॉलेज। ठीक है, चलो, तो ये अभिसारी सीमा हो गई और ये साहब अपसारी सीमा हो गई। अब इनसे होता क्या है, ये बात जरा समझिए कि सर इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मानिए इसको इस तरीके से कि जैसे एक प्लेट है यहां पर और एक ये दूसरी प्लेट है, ये दोनों एक दूसरे की ओर गति कर रही हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे की ओर गति करेंगी, तो बट नेचुरल सी बात है कि इनकी आपस में टक्कर होगी। और जब ये आपस में टकराएंगी, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो इस तरीके से एक हिस्सा ऊपर उठ जाएगा दोस्तों, और इसकी वजह से पर्वतों का निर्माण होगा। और ऐसे पर्वतों को फोल्ड माउंटेन कहा जाएगा, ऐसे पर्वतों को वलित पर्वत कहा जाएगा, जो हम पढ़ेंगे कल की कक्षा में कि ये फोल्ड माउंटेन बनते कैसे हैं। यहां पर बस बेसिक बात याद रखो कि जब दो प्लेटें अभिसारी गति करती हैं, कन्वर्जेंट जब उसमें मूवमेंट होता है, तो इसकी वजह से पर्वतों का निर्माण होता है। और ऐसे पर्वतों को वलित पर्वत कहा जाता है, ऐसे पर्वतों को दोस्तों फोल्ड माउंटेन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब जब दो प्लेटें अलग हो रही हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अर्थात उनके बीच में जब अपसारी गति हो रही है, डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रहा है, तो क्या होगा? इस केस में भी दो चीजें होती हैं। यहां पर भी पर्वत का निर्माण होगा, और पर्वत के साथ साथ यहां बहुत बड़े भ्रंश का निर्माण होगा, यहां बहुत सारी रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होगा। पर्वत कैसे बनेंगे, रिफ्ट वैली कैसे बनेगा, इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए कि पहले ये एक पूरी की पूरी चट्टान थी साहब, अब ये बीच में से टूटी और ये इस ओर जाना शुरू हो गई, ये इस ओर। तो जब ये दो चट्टानें आपस में अलग होंगी, तो इस तरीके से अलग होंगे। अब ये जो दो इलाके हैं, तो ये दो इलाके तो माउंटेन बन जाएंगे, ये भी माउंटेन हो जाएगा और ये भी माउंटेन हो जाएगा। लेकिन बीच में ये जो धंसा हुआ इलाका है, ये रिफ्ट वैली बनाएगा। इससे दोस्तों भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। अब ये सारी बातें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब आगे इनकी चर्चा करेंगे। बस यहां पर बेसिक समझ लो कि इससे भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, ये जो रिफ्ट वैली है ये बहुत बड़ी होती जाएगी। तो ये भ्रंश घाटी पहले एक झील के रूप में बनेगी, फिर झील के बाद ये नदी बनेगी, नदी के बाद एक समुद्र बनेगा, समुद्र के बाद ये अल्टीमेटली ओशन बन जाती है। क्योंकि पहले जब अफ्रीका और यहां पर साउथ अमेरिका, लेकिन एक समय ये आपस में जुड़े हुए थे, तब पहले धीरे धीरे एक भ्रंश आया, रिफ्ट आया, फिर यहां पर एक छोटी सी पहले बनी होगी खाई, फिर झील बनी होगी, फिर ये दूर होते गए और दूर होते गए और दूर होते गए, तो बीच में एक महासागर हमें दिखाई देता है, जिसे अटलांटिक महासागर का नाम दिया जाता है। तो जब दो प्लेटें इस तरह की गति करती हैं, अपसारी गति करती हैं, तो उससे दोस्तों अल्टीमेटली क्या होता है, भ्रंशों का निर्माण होता है। और वही चीज आपको रूपांतर परिसीमा में देखने के लिए मिलता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जब दो प्लेटें इस तरह से गति करती हैं, तो ये बात भी क्लियर हुई। तो अब तक हमने क्या देखा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने पहले तो ये बताया
कि जितनी भी चीजें आज स्थलखंड हैं वो सारी चीजें प्लेटें हैं। दूसरी बात, प्लेटों की गति को समझाया, उनकी मूवमेंट को समझाया। अब इस ओरिजिनल कंसेप्ट पे आते हैं कि सर भारत में क्या हुआ और पूरी दुनिया में किस तरीके से बदलाव आया। अब इस थ्योरी को देखो, तो अब ये थ्योरी आपको ये पूरी कहानी समझा पाएगी। तो ये थ्योरी कहती है कि पहले जितने भी स्थल खंड हैं, लगभग 250 मिलियन साल पहले ये पूरी की पूरी चीजें आपस में जुड़ी हुई थी और एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाती थी, और इसका नाम था पैंजिया। और ये यहां पर एक सुपर जायंट ओशियन बनता था और इसे पैंथालासा कहा जाता था। फिर वही बात कि नीचे से अर्थ में मूवमेंट होगा, एंडोजेनेटिक फोर्स अंतर्जात बल काम करेंगे और धीरे धीरे ये टूटना शुरू होगा दोस्तों। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पर बीच में से डिवीजन आएगा, यहां पे दरार आएगी इस वाले इलाके में, और जैसे ही ये चीज टूटी तो अब इससे दो बड़े लैंडमास बनेंगे। जो इलाका इसके उत्तर में है इसे लॉरेशिया कहा जाएगा, और जो इलाका दक्षिण में है उसे गोंडवाना लैंड कहा जाएगा। और ये 200 मिलियन साल पहले हुआ। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं दोस्तों, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहीं से आपको क्लियर दिखेगा कि ये जो लॉरेशिया वाला इलाका है इससे क्या बनेगा। तो देखो, इससे एक तो यूरोप दिखेगा और एशिया का हिस्सा, और एक यहां से नॉर्थ अमेरिका। बाकी जितनी चीजें हैं ये साउथ अमेरिका बनेगा, ये अफ्रीका बनेगा, यहां पर ये अंटार्कटिक बनेगा, ये इंडिया बनेगा, और ये वाला हिस्सा आगे जाकर के ऑस्ट्रेलिया बनेगा। तो लॉरेशिया जो है उससे दो महाद्वीप बनेंगे, एक तो एशिया यूरोप, ठीक है, तीन बनेंगे, एशिया यूरोप और तीसरा नॉर्थ अमेरिका। जबकि गोंडवाना लैंड से चार महाद्वीप बनेंगे, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया चूंकि हिस्सा एशिया का है इसीलिए हम वहां उसको काउंट नहीं करेंगे। और दोस्तों, जब ये दोनों भाग अलग हुए तो अब ध्यान दीजिएगा, तो एक तो ये पूरा महासागर है जिसका नाम पैंथालासा है, लेकिन अब बीच में एक सागर बनेगा और इस सागर को नाम दिया गया, जो इस वाले इलाके में बनेगा, इसे टैथिस सागर नाम दिया गया। ये पूरे शब्द याद रखिएगा, क्योंकि जब हम कल के लेक्चर में हिमालय के निर्माण की चर्चा करेंगे तो ये सारे शब्द मैं दोहराऊंगा कि टैथिस सागर बन रहा है, टैथिस सागर में अवसाद आ रहे हैं, डिपोजिशन आ रहे हैं, जिसकी वजह से फिर आप देखोगे कि एक हिमालय पर्वत का निर्माण होगा। तो जैसे ही पैंजिया दो भागों में टूटा तो बीच में एक वाटर बॉडी आई जिसे टैथिस सी का नाम दिया गया। अभी इनमें और डिवीजन होना था। अब दोस्तों आप देखिए कि अब ये जो लॉरेशिया है ये भी दो भागों में टूटेगा। एक हिस्सा जो आज हम यूरोप और एशिया के नाम से जानते हैं, और दूसरा हिस्सा नॉर्थ अमेरिका। कौन सी गति हो रही है, तो आप कहोगे कि सर यहां पर तो अब सारी गति हो रही है, डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रहा है। तो देखो, यहां पर पहले अटलांटिक महासागर नहीं है, आज हमें दिखाई देता है मैप में, लेकिन पहले यहां पर छोटी सी दरार आई, ठीक है, तो यहां एक सागर बनेंगे। दूसरी तरफ गोंडवाना लैंड भी अब टूटने लगा था, यहां पर भी गतियां शुरू हो गई थी। अफ्रीका अब आपको दिखाई देगा। अब फिर इंडिया ऊपर की ओर गति कर रहा था, नॉर्थ की ओर मूवमेंट कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूवमेंट शुरू कर दी थी। अंटार्कटिका दक्षिण की ओर जा रहा था, और साउथ अमेरिका जो है वो लगातार पश्चिम की ओर जा रहा था। तो ये अगला नक्शा है जो आपको दिखाई देता है, ठीक है। मतलब इसके बाद ये आएगा और इसके बाद फिर ये आएगा, मतलब ये मैंने स्किप कर दिया, इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट। अब देखिए फिर दोस्तों, लगभग आज, मतलब आज जब हम आते हैं तो अब हमें ये दुनिया का मैप दिखाई देता है। ये इंडियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अंटार्कटिका है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो अब सिर्फ दो इमेज देखो, बाकी चीजें मत देखो, अब सिर्फ दो इमेज देखो, एक ये पहली वाली इमेज और ये दूसरी वाली इमेज, ठीक है। अगर आज भी देखा जाए तो दुनिया में महाद्वीप तो बहुत सारे हैं, पर महासागर देखा जाए तो एक ही है ना दोस्तों। हमने क्या किया, मतलब बात तो वही है ना कि पानी भरा हुआ था यहाँ पर, और इस पानी के बीच में हमने पत्थर ला करके रख दिए बड़े बड़े, और इन इलाकों को महासागर का नाम दे दिया। बट ओरिजिनली आप देखें तो ये महासागर आपस में जुड़े हुए हैं।
ठीक है। तो ये नक्शा आपको दिखाई देता है। ये कहानी है जो 250 मिलियन साल पहले कुछ इस तरह की हुआ करती थी। और ये सारी चीजें, ये पूरी की पूरी थ्योरी कहलाती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और इसी की वजह से पर्वत, पठार और मैदानों का निर्माण होता है। पर्वत कैसे बनते हैं तो ये हमने आपको बता दिया कि जब दो प्लेटें आपस में टकराएं या दो प्लेटें अलग हो जाएं तो पर्वत और भ्रंशों का निर्माण होता है, माउंटेन और रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। सर, अब ये प्लेटू कैसे बनता है, पठार कैसे बनता है, तो आइए इस बात की चर्चा भी अब हम करते हैं भारत के संदर्भ में। तो ये तो पूरी दुनिया को आपने समझा कि पूरी दुनिया में किस प्रकार की गतियां हुई। अब भारत के केस को समझते हैं कि इंडिया कैसे आया। तो देखिए, भारत का केस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए कि आज जो भारत है वो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में आता है, वो पूरी तरह से दोस्तों नदर्न हेमिस्फीयर में आता है और यहां से कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन बहुत साल पहले आप देखिए तो ये भारत मकर रेखा के नीचे आता था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे आता था। और यहां से लेकर के भारत ने लगभग यहां तक का एक लंबा सफर तय किया है। और जब भारत ने ये पूरी यात्रा शुरू की, जो यात्रा 71 मिलियन साल पहले शुरू हुई थी, उसी यात्रा में जब भारत आगे बढ़ता गया तो भारत में पर्वत और पठारों का निर्माण होता चला गया। और सबसे पहले जब भारत ने ये यात्रा शुरू की तो भारत में सबसे पहली चीज देखने मिलती है एक पठार जिसे आप प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं। और इसी का एक हिस्सा है दक्कन का पठार, जिसे हम दक्कन ट्रैप या दक्कन प्लेटू के नाम से जानते हैं। हुआ ये दोस्तों कि जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ रहा था, तो जब ये भारत आगे बढ़ा तो इसमें लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, लगातार इसमें वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे। अब जब यहाँ पर ज्वालामुखी आता है, जब कहीं पर भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो इस ज्वालामुखी विस्फोट से दोस्तों लावा निकलता है। ठीक है, नीचे मैग्मा है। मैग्मा का मतलब क्या है, तो मैग्मा का सीधा सा मतलब है पिघली हुई चट्टानें। ठीक है, और जब ये पिघली हुई चट्टानें बाहर आती हैं तो उन्हें लावा कहते हैं। और यही लावा जब बाहर आता है तो कुछ समय के बाद ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर के या तो दोस्तों ये पठार बना लेगा, प्लेटू बना लेगा, या फिर पर्वत बना लेगा, माउंटेन बना लेगा। अब लावा जो है वो दो प्रकार का होता है। जो लावा है दोस्तों ये दो प्रकार का होता है। एक होता है क्षारीय लावा, जिसे बेसिक लावा कहा जाता है या एल्केनिक लावा कहा जाता है। और दूसरा जो होता है दोस्तों वो अम्लीय लावा होता है, जिसे एसिडिक लावा कहा जाता है। जो क्षारीय लावा होता है वो बहुत पतला होता है, और पतला होने की वजह से ये दूर तक जाता है और सामान्यतः ये पठारों का निर्माण करता है। लेकिन जो अम्लीय लावा होता है, जो एसिडिक लावा होता है दोस्तों, ये बहुत गाढ़ा होता है। गाढ़ा होने की वजह से अगर मान लीजिए यहाँ पर वॉल्केनो इरप्शन हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, तो ये बहुत दूर तक नहीं जाएगा, ये आसपास के इलाके में जाएगा और यहाँ पर्वत का निर्माण करेगा, जिसे हम वॉल्केनिक माउंटेन या ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों, भारत में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुए वहां से क्षारीय लावा निकला, वहां से एल्केनिक लावा निकला, जो बहुत दूर तक गया और बहुत ऊंचा नहीं हो पाया। तो उसने भारत में पठार का निर्माण किया, और इस तरह भारत में पेनिनसुलर प्लेटू या फिर आप कहें कि दक्कन के पठार का निर्माण हुआ। दूसरी बात, जब भारत अलग हो रहा था अफ्रीका वाले इलाके से, तो इसी रूप में भारत का एक हिस्सा जो पहले ऊंचा हिस्सा था, एक बहुत बड़ा पर्वत था, तो वो पर्वत बीच में से डिवाइड हो गया, तो उसका एक हिस्सा भारत में आ गया, जिसे आज हम पश्चिमी घाट के रूप में जानते हैं, वेस्टर्न घाट के रूप में जानते हैं। अब भारत आगे बढ़ता रहा, लगातार आगे बढ़ता रहा। कुछ चेंजेस भारत में लगातार होते रहे। कुछ इलाके जो पहले बाहर थे अंडमान निकोबार के, वो पहले कुछ अंदर थे, वो बाहर आ गए। कुछ इलाके ऊपर की ओर दिखाई देने लगे। ये सारी चीजें चलती रही। फिर फाइनली दोस्तों 10 मिलियन साल पहले भारतीय प्लेट की टक्कर यूरेशियन प्लेट के साथ
होती है। और जैसे ही भारत की प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई, ऐसा नहीं कि पूरी टकरा गई, सबसे पहले आप देखेंगे कि भारतीय प्लेट का ये वाला हिस्सा जो है वो जाकर के एक एक हिस्सा टकराएगा भारतीय प्लेट का। और जैसे जैसे भारतीय प्लेट की टक्कर यूरेशियन प्लेट से होती गई, यहाँ पर एक पर्वत बनने लगा और इसी पर्वत को हमने हिमालय माउंटेन कहा। सबसे पहले हिमालय में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, जिसके तहत काराकोरम श्रेणी वगैरह बनी, तिब्बत का पठार बना पीछे। फिर आप देखोगे तो ग्रेटर हिमालय बनेगा, फिर तीसरे नंबर पर लेसर हिमालय बनेगा और चौथे नंबर पर आप देखोगे शिवालिक हिमालय। ये बेसिकली हिमालय का विभाजन है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो एक एक करके हिमालय का यह हिस्सा बना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह प्रोसेस आज भी जारी है, आज भी भारत की प्लेट यूरेशियन प्लेट को ढकेल रही है और जिसकी वजह से दोस्तों लगातार हिमालय की जो चोटियां हैं उनकी ऊंचाई बढ़ रही है और उस पूरे क्षेत्र में भयंकर भूकंप आते हैं। काठमांडू का भूकंप बहुत इंटरेस्टिंग था। काठमांडू का भूकंप इतना इंटरेस्टिंग था कि काठमांडू लगभग 2 मीटर के आसपास भारत की ओर खिसक गया, जबकि 5 सेकंड का भूकंप था, लेकिन 7 से भी ज्यादा रिएक्टर स्केल पर वो भूकंप आया था। प्रॉब्लम यह है कि हिमालय में भूकंप और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पूरी तरीके से रेत से बनी हुई चट्टानें, आप कह सकते हैं कमजोर और मुलायम चट्टानें पाई जाती हैं। तो जब उन चट्टानों में भूकंप आता है तो वो और भी ज्यादा तबाही मचाता है। ऐसे समझिए ना कि ये आपका एक बेस है। अगर इस बेस के ऊपर आप बिल्डिंगें खड़ी करते हो, अगर ये बेस बहुत मजबूत चट्टानों का हो, जैसे कि प्रायद्वीपीय पठार में देखने के लिए मिलता है, पेनिनसुलर प्लेटू में देखने के लिए मिलता है, तो ये बेस जो है वो आपका बहुत सी चीजों को झेल जाएगा। लेकिन अगर ये बेस रेत वाली चट्टानों का हो, जिन्हें हम सामान्यतः अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, तो इसमें पानी भी आ जाएगा, वाटर लॉगिंग ज्यादा होगी और जब भूकंप आएगा तो ये पूरा इस तरीके से लहर आ जाएगी इसमें। यही कारण है कि जब हिमालय में भूकंप आते हैं वो बहुत एक्सट्रीम होते हैं, इंस्टेड की जब पेनिनसुलर प्लेटू में भूकंप आते हैं। ये बेसिक रीजन है, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, अब आपको यह टॉपिक समझ में जरूर आ गया होगा कि किस तरह से इन 3 सिद्धांतों की वजह से, कोबर के सिद्धांत की बात हमें बाद में करनी है, इन 3 सिद्धांतों की वजह से भारत में उच्चावचों का निर्माण हुआ, इंडिया में अलग अलग रिलीफ का फॉर्मेशन हुआ। ये सारी बातें, इन प्लेटों के नाम याद रखिएगा, क्योंकि कल की क्लास में, माफ कीजिए आज तो 2 क्लासें हैं आपकी। हाँ, एक बात बताना भूल गया कि कल रात में 11 बजे मैं आपकी क्लास नहीं ले सका। कारण यह है कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था, कल मैं कोई भी क्लास नहीं ले पाया, ठीक है। उसकी वजह से आई एम रियली सॉरी। तो आज 2 क्लासें हैं आपकी, एक ये क्लास कंप्लीट हो चुकी है और एक रात में 11 बजे आपकी वापस से क्लास होगी, ठीक है। तो वहां आपसे मिलेंगे, हिमालय की चर्चा करेंगे, देखेंगे कि उसका निर्माण कैसे हुआ, और जब एक बार आप फॉर्मेशन समझ जाओगे तो अपने आप विशेषताओं को भी समझ जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफी है। आपसे मिलते हैं रात में 11 बजे। अपना ख्याल रखिए। और क्लास को खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा। वो बात यह है दोस्तों कि मेरा बैच, जो आधुनिक भारतीय इतिहास का बैच है, वो लगातार अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। इस महीने हम आधुनिक भारतीय इतिहास खत्म करेंगे, अगले महीने मिडेवल, और फिर हम एंशियंट हिस्ट्री शुरू करेंगे, फिर हम पेपर 3 पढ़ना शुरू करेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये तो मेरे कोर्सेज हैं, ये मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, तो इनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है और ये चल रहे हैं, और आने वाले समय में ये कोर्स आपको दिखाई देंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 13 जुलाई से अनअकैडमी में हिंदी मीडियम के लिए एक बैच लॉन्च हुआ है। यहाँ पर ये जो क्लासेस हैं वो बाइलिंगुअल हैं दोस्तों। तो इसमें गौरव वर्मा सर आईसीटी पढ़ा रहे हैं, वैभव से भरे सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, मैं एंशियंट और मिडेवल की क्लासेस लूंगा। ये बाइलिंगुअल होंगी दोस्तों। रजत शर्मा सर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे, अमित शुक्ला सर इंडियन पॉलिटी पढ़ाएंगे, रूप सिंह यादव सर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, अंशुल तिवारी सर जो हैं वो एमपीजी के पढ़ाएंगे, और शिवम अग्रवाल सर जो हैं वो जनरल साइंस डील करेंगे।
बहुत अच्छा बैच है, पूरी तैयारी आपकी इसमें होगी और मेरे कोर्सेज़ तो हैं ही अवेलेबल। अगर आप बैच के कोर्सेज़ नहीं करना चाहते तो आप मेरे कोर्सेज़ भी इंडिविजुअली कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी के एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिलेंगी। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरा कोड एसजी लाइव इस्तेमाल कीजिए। 14,849 रुपये में आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 2 साल का 24,000 रुपये में है। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की कुछ विशेषताएं हैं। अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होगी रात में 11 बजे। पढ़िए, रिवीजन कीजिए, कंसेप्ट्स को दिमाग में क्लियर कीजिए ताकि जब प्रश्न आए तो उनका जवाब आप दे सकें। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट। मिलते हैं आपसे दोस्तों।